बस अब क्या कर सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं। जल्दी होती है, पता नहीं क्या वो कोई पेट खराब है, क्या प्रॉब्लम क्या है। सेशन लीव करने की जल्दी होती है, ज्वाइन करते हैं, लीव कर देते हैं। देखिए, आप लोग जितना सीरियस रहेंगे फायदा आप लोगों का है। हमारे लिए इट्स इजियर फॉर मी टू असेस, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर एग्जाम्स, ठीक है। तो उसको जितना इजी बना सकते हैं, हार्ड वर्क करें, ठीक है। एग्जाम्स के लिए इसको कैजुअली लेंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे कैजुअली। हम तो जितना हो सकता है आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। गाइड कर देता हूँ आप लोगों को असेसमेंट से पहले कि कैसे आपने उसे करना है। लेकिन अगर आप सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और वो वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उनको नहीं देखेंगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों का लॉस होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सर एक दफा असाइनमेंट रिपीट कर देते। हाँ, मैं असाइनमेंट रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। असाइनमेंट आपकी होगी, सर तीन सर अभी नहीं टॉपिक्स होंगे। सर, लेक्चर के एंड पे कर दीजिएगा, तब सब होते हैं सर। अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ हाँ, जा रहे हैं, फिर वो। नहीं सर, चले अभी कर ठीक है। रहे हैं। एंड पे जो एंड पे मैं कर दूंगा, ठीक है। ये अच्छा है क्योंकि उस टाइम जो है काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं। तो एंड पे जो है इसको डिस्कशन को रखेंगे। वाटर रिसोर्सेज, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो एक कोर केस स्टडी है। जैसे ही आप बुक में ये चैप्टर कवर करने लगेंगे, बुक में ये चैप्टर है ऑलमोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। 13th चैप्टर है ये, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 13th चैप्टर, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज। तो इसके ये फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर ये आपको एक कोर केस स्टडी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और इन्वायरमेंटल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ये कवर करनी है। सेकंड है कि नेचुरल कैपिटल ग्राउंड वाटर सिस्टम, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कस एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर। आप ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए और डेली यूज के लिए, ठीक है। तो इसके ट्रेड ऑफ्स क्या है, नुकसानात क्या है, फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। ट्रेड ऑफ्स एक्चुअली क्या है कि हम ट्रेड ऑफ करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और इसके डिसएडवांटेजेस हमें एक्सेप्ट है, इसे इसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके नुकसानात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डैम्स या मेगा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बनाने के फायदे और नुकसानात, अगेन ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। मेजर इरिगेशन सिस्टम्स के इरिगेशन सिस्टम्स अभी कौन कौन से यूज हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन है। सस्टेनेबल वाटर यूज एंड फाइनली रिड्यूसिंग फ्लड डैमेज, आप फ्लड डैमेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन की तरफ चलते हैं। ये जो कोर केस स्टडी है, आपके पास ये राइट साइड के ऊपर एक मैप शो हो रहा है। तो नाइल रिवर का तो आप सबको पता है, जैसे हमारा इंडस रिवर है इसी तरह नाइल रिवर जो है वो इस रीजन के अंदर, ये मिडल ईस्ट रीजन के अंदर जो है बहुत ज्यादा, मिडल ईस्ट नहीं, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हैं ये नाइल रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है। ये यहाँ बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, इथोपिया से। ग्लेशियर्स या वो जो क्या कहते हैं स्प्रिंग्स हैं, उनका पानी जो है यहाँ पे, रेनफॉल का पानी यहाँ से इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है। ये सूडान से होता हुआ इजिप्ट और फाइनली आपका यहाँ पे वेस्ट बैंक गजा के करीब जो है मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो जाता है। ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से आपका नाइल रिवर स्टार्ट होता है और यहाँ पर, अच्छा, अब ये बहुत सारे कंट्रीज से गुजरता है, ठीक है। और नाइल रिवर का जो वाटर है उसको बहुत सारे कंट्रीज यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, डेली यूज के लिए, ठीक है। जो मेजर बड़े हैं वो है इथोपिया, जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर सूडान और इजिप्ट। अच्छा, अब तीनों कंट्रीज जो है इनकी आबादी जो है ना पिछले 30 सालों में बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई, वाटर रिसोर्स वही है, ठीक है, वाटर रिसोर्स तो नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इनके दरमियान जो है ना एक वो टग सर ऑफ वॉर है, आपकी वॉर जैसी आवाज सही सिचुएशन नहीं है। आ रही। अब क्या है कि अब जो है इन कंट्रीज के दरमियान जो है ना एक वॉर जैसी सिचुएशन है। वो वॉर जैसी सिचुएशन कैसे है कि पानी कौन ज्यादा यूज
करें, कम यूज करें। तो इथोपिया से तो स्टार्ट होता है। अब उनकी आबादी बढ़ गई, सूडान की बढ़ गई। ये काफी अरसे से ट्राई कर रहे थे कि हम वहां पे डैम्स बनाएं, ठीक है। तो जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है वो वहां उन्हें डैम नहीं बनाने देती थी, कि आप यहाँ डैम बना लेंगे तो डाउन स्ट्रीम के ऊपर हमारे पास नाइल रिवर में पानी नहीं आएगा, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बैठ जाएगा, कोई यील्ड नहीं आएगी उसकी, हमें जो है खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो एक क्राइसिस था। अब देखें ये वाटर रिसोर्स इन 3 कंट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर ये वाटर क्राइसिस जो है, वाटर रिसोर्स का जो क्राइसिस है, वाटर रिसोर्स का जो, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये वाटर रिसोर्स जो है ये कितना इनके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आने वाले सालों में इसकी वजह से इनके दरमियान कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली सूडान ने या इथोपिया ने एक डैम बनाया है, ठीक है। तो वो उसको, उसके रेजरवायर को फिल करना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम 3 से 4 साल के अंदर इसको फिल करेंगे, जो उसका रेजरवायर कंटेन एरिया है। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है वो मनाने पे तुली हुई है कि आप जो है इस पे एग्री कर जाएं कि आप इसे 3-4 साल नहीं, 8 से 10 साल के अंदर जो है इसे, इसके रेजरवायर को फिल करें, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो प्रोसेस। क्योंकि आप इस तरह करेंगे तो डाउनस्ट्रीम पे हमारे पास जो है वाटर फ्लो करके आता रहेगा, अबंडेंट होगा, तो हमारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सरवाइव कर लेगी। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया है कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट रीजन, ठीक है। ये 3 कंट्रीज हैं मेजर, इथोपिया, इजिप्ट, सूडान, ठीक है। तो इनका जो है क्या कहते हैं, आपस में बहुत सीरियस क्लैश चल रहा है नाइल रिवर के ऊपर। सेम इज द केस, हमारा भी इंडस रिवर जो है उसका बहुत सारा पानी जो है कश्मीर में और इंडिया में डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर 4-5 साल ड्राउट के आए और पानी वैसे ही शॉर्ट हो, तो आपको, आपकी भी जो है इंडिया के साथ जंग जैसी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगियों में, इधर इट्स इन पॉलिटिकल अफेयर, एग्रीकल्चरल अफेयर, ठीक है। और हर चीज उस पर डिपेंडेंट है। तो ये आपको वाटर रिसोर्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक छोटा सा एक केस स्टडी है। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर रिसोर्स है कितना हमारी अर्थ पे। हमारी जो टोटल अर्थ है, हम कहते हैं जी 97% जो है वो कवर्ड है वाटर से, ठीक है। उसमें से 71% जो है वो ओशन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, वो हम यूज नहीं कर सकते। वो बहुत कम है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस वी हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। अच्छा, अब उस, ये जो 71% है, रिमेनिंग 29% हमारे पास फ्रेश वाटर है, वो भी बहुत प्लेंटीफुल है, मतलब काफी है, ठीक है। पर उसमें से भी बहुत सारा जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। अब ग्लेशियर्स की फॉर्म में वो सॉलिडिफाइड वहां पे मौजूद है, वो फ्रेश वाटर जो है, ठीक है। तो अब क्या है, फिर एक और चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बताने वाली है, अब वो फ्रेश वाटर इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अब 22 करोड़ आबादी है, तो हमारा उसी हिसाब से जो दुनिया का पूरा फ्रेश वाटर है उसके परसेंटेज का शेयर है, ऐसा नहीं। अब कनाडा की जो आबादी है वो पूरी दुनिया का सिर्फ 0.5% है, ठीक है। होल वर्ल्ड पॉपुलेशन उसका कितना शेयर है, 0.5%। लेकिन उनके पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो कितना है, 20% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और चाइना है, चाइना के पास जो है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 20% ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन क्या है, वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई कितनी है, ओनली 7%। तो ये एक जो है ना वो डिस्पैरिटी है, ठीक है, कि फ्रेश वाटर जो है हर कंट्री को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब एशिया, साउथ एशिया की बात की जाए तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो 60%, 7 बिलियन में से आप लगा लें तो 4 बिलियन के करीब, रफली 4 बिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है वो एशिया में है। और वाटर सप्लाई कितनी है फ्रेश वाटर की, 30%। तो हमारे लिए तो जो है ये अबंडेंट अबंडेंट रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये अबंडेंट रिसोर्स नहीं है, इस वजह से वाटर इज नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इशू। दोनों कंट्रीज के लेवल पे नेशनल इशू है और रीजनल या ग्लोबल इशू भी है सिक्योरिटी का। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेंशंस विद इन एंड बिटवीन नेशंस ओवर एक्सेस टू लिमिटेड बट शेयर्ड वाटर रिसोर्स।
अब हमारा शेयर्ड वाटर रिसोर्स है इंडस रिवर जो है वो शेयर्ड वाटर रिसोर्स है। फिर रावी है, सतलुज है। रावी तो जो है वो इंडिया से ही दोबारा आ रहा होता है हमारे पास, तो वो भी शेयर्ड रिसोर्स है। इसी तरह नाइल रिवर जो है वो शेयर्ड रिसोर्स है, 3 कंट्रीज 7 कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, तो ये जो है एक नेशनल और ग्लोबल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल। अब हमने देखा था कि 29% तो है टोटल फ्रेश वाटर, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 0.024% रेडिली अवेलेबल है। बाकी जो है वो आपका ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स या पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद है, जिसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो रेडिली अवेलेबल जिसको यूज कर पा रहे हैं वो है सिर्फ 0.024। द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर सप्लाई इज कॉन्टिन्यूअली कलेक्टेड। अच्छा, अब ये फ्रेश वाटर सप्लाई दोबारा से मतलब जो है एक सर्टेन लेवल पे रहती है, उसको उस सर्टेन लेवल पे रखने के लिए क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वो फ्रेश वाटर को कलेक्ट, प्योरीफाई, रिसाइकल और डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स अवेलेबल रहता है। अच्छा, द स्पेसेस इन सॉइल एंड रॉक्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस होल्ड लिटिल मॉइस्चर। आप जब अर्थ सरफेस को देखें तो रॉक्स के इन बिटवीन मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, सॉइल में होता है। बिलो अ सर्टेन डेप्थ, आप नीचे चले जाएं, आपके पास आ जाता है जोन ऑफ सैचुरेशन। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर। अच्छा, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो वो एक ग्राउंड वाटर जोन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जोन ऑफ सैचुरेशन का टॉप है, द टॉप ऑफ दिस ग्राउंड वाटर जोन इज द वाटर टेबल, जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल एक्चुअली क्या है, आप घर में कभी बोर करवाने लगे तो आप जो है वो नीचे वो ड्रिल होल करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि 30 फीट पे आपके पास पानी आ गया, 40 फीट पे आ गया, 50 फीट पे आ गया। जितने पे भी आपके पास पानी है उसको हम क्या नाम देते हैं, वाटर टेबल, वाटर टेबल ऑफ द एरिया। अब ये वाटर टेबल डिफर करता है। इस्लामाबाद में जब बोर करवाते हैं लोग घरों में तो वो 250 से 300 फीट तक डेप्थ में जो है वो उसके बोर होल करवाते हैं। अब यहाँ पे हार्डली आपके घरों में जो है 70 80 80 फीट के ऊपर, 70 80 फीट, कुछ एरियाज में तो शायद 50 40 फीट पे भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें इतना जो है ना वो बोरहोल के लिए इतनी डेप्थ नहीं चाहिए, आपका वाटर टेबल ऊपर है। ठीक है, तो उधर जो है वाटर टेबल बहुत नीचे। कराची में भी इसी तरह है, कराची में भी पानी बहुत नीचे है, 500 फीट 600 फीट तक भी जो है वो बोरहोल करते हैं। ठीक है, फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अनसक्सेसफुल होते हैं कुछ एरियाज में। तो वो ये वाटर टेबल वेरी करता है सरफेस टू सरफेस और सिटी टू सिटी, लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास एक ये वाटर रिसोर्स के बारे में, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में ये एक डायग्राम है। ठीक है, एक तो फ्रेश वाटर जो है दोबारा से इस साइकिल में रहता है, ये डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, कि आप देखें यहाँ पे फ्रेश वाटर इनफिल्ट्रेट भी हो रहा है, फ्रेश वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन बहुत, ठीक है, सरफेस से हो रही है, प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। तो ये क्या है, ये इसका फ्रेश वाटर के रिसोर्स को सर्टेन लेवल पे मेंटेन करने के लिए सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक और चीज जो आपको इम्पोर्टेंट बतानी है, ठीक है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, देखें अब ये वाली बेल्ट जो है हमने जब ये डिफॉरेस्टेशन कर दी तो क्या होता है कि वाटर जो है ना रन ऑफ होता है। अब जब रन ऑफ होता है तो आपका सीधा जो है वो लेक या ओशन में चला जाता है। ठीक है, तो फिर वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी इफेक्ट करता है और फ्लड का भी एक खतरा रहता है। ठीक है, इसको हम आगे लास्ट स्लाइड के अंदर भी देखेंगे कि फ्लड को कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। आप ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। अब रहीम यार खान के मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये अगर दड़ी सांगी से इस तरफ आए, ये ब्रैकिश एरिया है, अदरवाइज पल्ली तरफ चले जाएं तो आपके पास वो पानी जो है ड्रिंकिंग के लिए भी मतलब सूटेबल है और इरिगेशन पर्पस के लिए भी है, उसमें सेलेनिटी नहीं है। ठीक है, उसमें सॉल्ट नहीं है। तो एडवांटेज है, आप ग्राउंड वाटर ऐसे एरियाज में इजीली जो है यूज कर सकते हैं। अवेलेबल ईयर अराउंड, सारा साल आपके पास अवेलेबल है, एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट
मतलब हर जगह नहीं। अब यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे बोर करके ब्रैकिश वाटर से ना तो आप उसे इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं ना पीने के लिए, अनटिल अनलेस आप उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें से सॉल्ट रिमूव करें या कोई और आप एक्टिविटी करें, डायरेक्टली आप उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। रीन्यूएबल इफ नॉट ओवर पंप्ड और कंटेंट कंटेमिनेटेड। अच्छा, अगर आप इसे बहुत ज्यादा पंप ना करें, मतलब ये नहीं है कि जी आप डेली के हिसाब से पूरे शहर में बहुत ज्यादा पंपिंग हो जाए, पॉपुलेशन वाली बात आ गई कि कंज्यूमर जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे ओवर पंपिंग होगी। ठीक है। तो अगर इसे आप ओवर पंप ना करें और इसमें कोई कंटेमिनेंट ना ऐड कर दें, हैजर्डस वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये एक रिन्यूएबल है। टिल देन ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नो इवेपोरेशन लॉस, क्योंकि ये बीनीथ द सरफेस है तो इसमें से इवेपोरेशन लॉस नहीं होता। चीपर टू एक्सट्रैक्ट देन मोस्ट सरफेस वाटर्स। अच्छा, ये चीपर टू एक्सट्रैक्ट है देन मोस्ट सरफेस वाटर्स। अब सरफेस वाटर अगर आपको नहर से लेके जाना पड़े अपने घर पे तो आपको काफी लंबी पाइपलाइन और पंपिंग करनी पड़ेगी। जो करीब रह रहे हैं उनके लिए तो ईजी है, ठीक है, वो तो लिफ्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो दूर रह रहे हैं सेक्टर्स, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या है कि उन मोस्टली ये चीपर कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी कर सकता है। ये लास्ट पॉइंट सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी कर सकता है। बात करते हैं हम अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट नहीं आती ना, तो इस वजह से यस दोबारा। सर। यस सर अली। ओके ओके। तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक्वाफर डिप्लीशन फॉर फ्रॉम ओवर पंपिंग। अब आपने ये शायद ऑब्जर्व किया होगा जिन लोगों ने घर वगैरह बनाए हैं या नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो 2000 2000 या 1995 में जो वाटर टेबल था रहीम यार खान का, वो काफी ऊपर होगा। इतनी पंपिंग नहीं होती थी, वाटर पंपिंग नहीं थी। अब अगर बात करें 2020 में, तो अब हमने वो जो गैर आबाद जमीनें हैं वो भी बहुत ज्यादा आबाद कर ली हैं, तो उनके लिए भी पानी चाहिए। अब जमालदीन वाली साइड पे चले जाएं, मेरा अपना गांव है, वहां पर जो मैं बचपन में देखता था जमीनें जो गैर आबाद हैं, अब वो सब की सब आबाद हैं। तो उनके लिए वाटर कहाँ से अवेलेबल है? 6 महीने जो है वो पंप करते हैं पानी। ठीक है। तो पहले नहीं करते थे, तो ओवर पंपिंग कर रहे हैं हम। ठीक है। तो इसकी वजह से एक्वाफर डिप्लीशन के चांसेस हैं, आपका वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है। सिंकिंग ऑफ लैंड। और जब आप वाटर, जाहिर बात है वाटर टेबल नीचे, सरफेस के नीचे एक मैटर है, वाटर है। ठीक है। जब आप उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकाल लेंगे तो वहां पे जमीन बैठने का खतरा है। ठीक है। सिंकिंग ऑफ लैंड, सबसाइडेंस। ठीक है। एक्वाफर पोल्यूटेड फॉर डेकेड्स और सेंचुरीज। अब ये भी हो सकता है कि आप ये जो पंपिंग स्टेशन हैं वहां से कोई उसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट या कुछ चला गया, ठीक है, पंप कर रहे हैं, उसके अंदर जो है किसी ने कोई चीज फेंक दी या हैजर्डस वेस्ट चला गया, तो क्या है कि वो अब वो जब आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया, उसमें आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गया। अब सालों लगेंगे, सालों के लिए वो पोल्यूटेड रहेगा अनटिल वो कोई फ्लश आउट हो जाए उसमें से पोल्यूटेंट, उसमें बढ़ फॉर डेकेड्स एंड सेंचुरीज वो पोल्यूटेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज नियर कोस्टल एरियाज। ये होता है जहाँ पे अब कराची है, कराची में अगर आप ग्राउंड वाटर देखें या जो कराची के साथ हमारी कोस्टल लाइन जा रही है गवादर तक बलूचिस्तान में, ठीक है, अब वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ का जो एक्वाफर नीचे पास कर रहा होगा, क्योंकि वो सी वाटर उसके साथ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सॉल्ट वाटर की इंट्रूजन हो जाए और कोस्टल एरियाज पे आपको वो ड्रिंकिंग वाटर सूटेबल ना मिले उस एक्वाफर से। रिड्यूस्ड वाटर फ्लोज इनटू सरफेस वाटर्स। अच्छा, फिर क्या है, ये भी एक इसका है, ये भी एक डाउटफुल सा ही है, रिड्यूस्ड वाटर फ्लोज इनटू सरफेस वाटर्स। ये डाउटफुल सा है, इसको बेशक आप ना ही लिखिएगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड कंटेमिनेशन फ्रॉम डीपर वेल्स। अच्छा, अब इसकी दिन ब दिन जो है वाटर पंपिंग जो है इसकी कॉस्ट, एक तो है ऑपरेशनल कॉस्ट तो है, ठीक है, फिर एक कंटेमिनेशन का खतरा है, ठीक है, फ्रॉम डीपर वेल्स। ये भी, ये दो पॉइंट्स जो है ये थोड़े से शेकी हैं। ठीक है। इनको आप जो है किसी सर्टेन सर्कमस्टांस में पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमने देखे हैं कि जी हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास पॉसिबल एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर भी हम ये एक्टिविटी तो करेंगे क्योंकि हमने जिंदगी गुजारनी है, एग्रीकल्चर करना है या डेली लाइफ का यूज है, तो हम इन डिसएडवांटेजेस के साथ भी मतलब इस एक्टिविटी को जारी रखेंगे और वाटर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जहां पर हमें क्लीन वाटर अवेलेबल होगा। ठीक है। मोस्ट एक्वाफर्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
unless their water becomes contaminated or is removed faster than it is replenished by rainfall. ठीक है. Water tables are falling in many areas of the world, जैसे रहीमयार खान हो गया, because the rate of pumping water from the aquifer exceeds the rate of natural recharge from rainfall and snowmelt. ठीक है. इनसे रिचार्ज होता है, तो ये रिचार्ज कम हो गया है, पंपिंग ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपके पास वाटर टेबल नीचे जाते जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की. ठीक है. इसको हम रोक कैसे सकते हैं? अब ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? वाटर टेबल नीचे जा ही जा रहा है. ठीक है. क्या करें इसका? दो तरीके से, कंट्रोल या क्लीन अप और प्रिवेंशन. ठीक है. तो क्लीन अप पहले देखते हैं. सबसे पहले तो आप रेज प्राइस ऑफ वाटर टू डिस्करेज वेस्ट. आप जो है ना वाटर की भी एज अ रिसोर्स उसकी भी प्राइसिंग करें, कोमोडिटी कर दें कि जी भाई घरों में आप जो है आपके जो पंपिंग मीटर्स हैं, वासा क्या करे, उसके ऊपर एक बिल लगाए कि भाई आप इतनी पंपिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको साल का इतना टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. कर सकते हैं. चाइना में है ऐसे. चाइना में क्या सर होता है, हर घर. इससे क्या होगा सर टैक्स देने से? मैं बताता हूँ ना. अब सर कुछ हम भी तो कम्युनिटी, देते सर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऐड करें। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको इससे क्या होगा. कुछ कंट्रीज जो है, अब किसी की भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये साइड पे नजर आ रहा है, मैं उसको उसी टाइम एंटर कर देता हूँ. फिलहाल किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई. अब चाइना में जो हमारे कलीग्स वगैरह गए या सर गए, उन्होंने बताया कि वहां पे बाकायदा वाटर की टैक्सिंग होती है. कैसे? वहां पे ये नहीं होता कि हर घर ने जो है ना अपना बोर किया हुआ है और वो वाटर पंप कर रहा है. नेचुरल रिसोर्स है पर इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी हक है. वहां क्या होता है, कम्युनिटी है, अब उसमें 40 घर हैं, 50 घर हैं, उन सबका एक ही बोर होगा. ठीक है. वहां पे पंपिंग स्टेशन है, वो वाटर सप्लाई करेगा उन सब घरों को. हमारे भी यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज में ऐसा है. लाहौर में चले जाएं, आपको कुछ टाउनशिप्स ऐसी मिलेंगी, वहां पर क्या होता है, वाटर सप्लाई का पानी आता है, डायरेक्ट बोर नहीं किया हुआ होता अपने घर में. तो वो वाटर सप्लाई का पानी आता है. यहाँ पे मेरे ख्याल में जिना पार्क में आता है. ठीक है. तो यहाँ वो नीचे वाला जो आपका जो है वो टैंक वो फिल कर देता है. वहां से आप क्या करते हैं, अपने पंप के थ्रू उसे यूज करते हैं और ऊपर वाली टैंकी में शिफ्ट कर लेते हैं और उसे सारा दिन यूज करते हैं. अच्छा, अब जब वाटर की बिलिंग होगी तो क्या होगा कि लोग इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे. अब उन्होंने अपनी गाड़ी साफ करनी है, गाड़ी धोनी है, तो वो बाल्टी यूज करेंगे. वो जो है ऐसे नहीं कि जी आज क्या है, आज तो हम वाटर पंपिंग के ऊपर क्या पे कर रहे हैं, हम सिर्फ वाटर पंपिंग के ऊपर जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है या टैरिफ का यूनिट है, हम तो सिर्फ वो पे कर रहे हैं. इसके ऊपर अगर टैक्स हो जाए तो मैं कहता हूँ कि आप ये देखेंगे कि 40% जो हमारा वाटर यूज है वो कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. लोग, औरतें घर में जरा सेंसिबल हो जाएंगी कि जो है किचन में जो है बर्तन धोने हैं या लॉन्ड्री साफ करनी है तो उसके दौरान जो है कम से कम वाटर को कंज्यूम किया जाए. ठीक है. घर की सफाई करनी है, उसमें कम से कम वाटर को कंज्यूम किया जाए. आज अगर ये वाटर को टैक्स करना शुरू कर दें हमारे इलाकों में, इसलिए गवर्नमेंट इसको पॉसिबल नहीं है कर सके क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों में अपने पंप्स हैं. पर वासा कोई इस तरह का कोई रूल बना ले, कोई रेगुलेशन ले आए कि भाई आपके पंप के ऊपर एक मीटर लगेगा. ठीक है. और 6 मंथ्स या एवरी ईयर जो है उसके जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना आपने वाटर पंप किया रिसोर्स से, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स लगेगा. तो मैं कहता हूँ कि 40% जो है वाटर की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, लोग उसको वेस्ट नहीं करेंगे. आपको कोई घर, गली में ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे जो है उनके काम वाली हैं या औरतें जो है ना वो अपने सारे घर का पानी धो कर जो है उसको सड़क के ऊपर ले जाए. कोई नहीं मिलेगा आपको अगर इसको सिर्फ टैक्स कर दिया जाए. राफे, अपना हाँ, सर आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी सर, वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आप इन नहीं कर रहे सर, वो कहना मसला आ रहा है. सर कोई इशू आ रहा है, वो मुझे भी आ रहे हैं कि सर को कहें कि ज्वाइन करवाएं, कोई नहीं हो रही ज्वाइनिंग. रिक्वेस्ट ही नहीं आती सर, नेट का इश्यू है शायद, आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आती, उनकी तरफ से नेट है शायद. लो सर गए. गुस्सा आ गया सर. नहीं नेट चला गया सर का. गुस्सा नहीं आया, नेट चला गया सर अच्छा, का. आएंगे. वही एक ही बात. काफी बच्चों की रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही, कल मैं करता रहेगा, मेरी भी शो नहीं हुई सर के पास. असल में वो नेट का इशू था शायद यहाँ पे.
यस सर, नेट इशू। बिल्कुल। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। पैर हटा। ओके, अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जी हम ये बताइए। डिस्कस कर रहे हेलो थे। सामने सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर कितना देर होगी लेक्चर स्टार्ट हो रहे? बस अभी हुआ है, ऑलमोस्ट कोई 10-15 मिनट्स हुए हैं। सर तकरीबन जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं 7 से 8 9 टॉपिक, सर इनमें ऐसे हुआ कि सिर्फ 2-3 लेक्चर्स में हमें टाइम पे लिंक मिला है, अदरवाइज खास तौर पे गर्ल्स ग्रुप में लिंक नहीं आता। तो सर काइंडली आप खुद कर दिया करें फॉरवर्ड अगर मुमकिन हो चले सके चले तो। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं खुद लिंक जो है ना आपके सर गर्ल्स ग्रुप में शुरू से फॉरवर्ड कर दिया समझना करूँ। है, सर शुरू से समझना है, फिर आगे सारा लेक्चर गौर करते रहते हैं सर, दुखने लग जाता है लेकिन नहीं समझ नहीं आता। नहीं नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चले, अब ये तो रहेगा ही इशू, ठीक है। अगर आप जी 100 के करीब स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो कुछ पहले कर लेंगे, कुछ बाद में कर लेंगे, इसीलिए वो फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो आपके काम आती हैं। फिर कुछ आपको यहाँ से जी सर। सपोर्ट हो जाती है, कुछ उससे सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। जी तो सर। हम बात कर रहे थे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की, कि वाटर टेबल नीचे चला जाता है, आप वाटर पंपिंग, एक्सेसिव वाटर पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो पहली चीज थी कि रेज प्राइस ऑफ वाटर टू डिस्करेज वेस्ट, ठीक है। जिस वेस्ट को डिस्करेज किया जाए तो आप ये जो घरों में जहां जहां वाटर की कंजम्पशन हो रही है वो कम हो जाएगी अगर आप वाटर की प्राइस बढ़ा देंगे। टैक्स वाटर पंप फ्रॉम वेल्स नियर सरफेस वाटर। अब जहां पे ऐसा होता है कि जी सरफेस वाटर भी है और आपके पास जो है वहां पे भी आप पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप टैक्स करते हैं उसको, मतलब जो है उसकी टैक्सेशन ज्यादा करें, ठीक है, टैरिफ ज्यादा कर। सेट एंड इन्फोर्स मिनिमम स्ट्रीम फ्लो लेवल्स। अच्छा, मिनिमम स्ट्रीम फ्लो लेवल्स रखें घरों में कि जी इतना आपको फ्लो रेट अवेलेबल है जो वाटर सप्लाई से आ रहा है, तो लोगों को पता होना कि हमें इतना पानी अवेलेबल है, तो वो अपनी जो यूज है उसको उसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके घरों में पानी किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो आप जो है वॉशरूम का, किचन का, लॉन्ड्री का सब कुछ जो है उसी हिसाब से आपको पता होता है इतना वाटर अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से आप मैनेज कर लेते हैं। तो क्या है कि एक स्ट्रीम फ्लो लेवल रखते हैं कि ये नहीं कि भाई खुला जो है आपके पास वाटर अवेलेबल है। डाइवर्ट सरफेस वाटर इनटू वेट ईयर्स टू रिचार्ज एक्वाफर। अब जैसे ये 2 साल गुजरे हैं हमारे, इनके अंदर जो है ना रेनफॉल ज्यादा हुई है। इससे पहले अगर हम चले जाएं 5 साल, तो वो एक ड्राउट जैसी कोई कैफियत थी, तो ड्राउट जैसी कैफियत थी, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा था, पानी अवेलेबल नहीं था एग्रीकल्चर के लिए भी, लोगों को जो टेल पे बैठे हुए हैं खास तौर पे। तो अब जब इस तरह के 2 साल आए हैं तो हमें क्या चाहिए कि हम अपनी जो नहरें हैं या उनसे जो है ना, जो ओपन एरियाज पड़े होते हैं जिनको वेटलैंड्स कहते हैं, जिनमें पानी खड़ा रहता है, उस तरफ इस पानी को डाइवर्ट करें, ताकि वो जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाए, एक्वाफर तक पहुंच जाए सीप करके, ठीक है, और वो उसके किसी ना किसी तरीके से वाटर टेबल को राइज करे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ये हो सकती है कि आप वेस्ट लेस करें। जितना आप वाटर, लेट से आप जो है एक दिन में अपने किचन से 15 kg, सॉरी 15 to 20 लीटर्स वेस्ट कर रहे हैं वाटर, 15 to 20 लीटर्स। आप ये तहिया करेंगे नहीं जी मैं इसको जो है कम कर सकता हूँ, मेरी ज़रूरियात कम है मुझे, तो मैं जो है ये 6 to 8 लीटर जो है रोज का पानी वेस्ट करूँ किचन से, तो मेरा काम हो सकता है, हमारे घर का जो है निज़ाम चलता रहता है। तो कोशिश की जाए कि वेस्ट लेस वाटर, सब्सिडाइज वाटर कंजर्वेशन। जहां जहां वाटर कंजर्वेशन हो रही है, लेट से एग्रीकल्चर में जो लोग ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाते हैं, या वो आगे ये मैं आपको इरिगेशन सिस्टम्स आज कराने हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे है, ड्रिप इरिगेशन या जो एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स की तरफ मूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करे, ठीक है। गवर्नमेंट उनको जो है वो बिजली का यूनिट कम करके सब्सिडाइज कर सकती है, उनको जो है क्या कहते हैं फर्टिलाइजर कम रेट के ऊपर सप्लाई करके सब्सिडाइज कर सकती है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट को जो है मार्केट प्राइस के ऊपर परचेज करके सब्सिडाइज, मतलब उनको फायदा पहुंचा सकती है। तो जो लोग वाटर की कंजर्वेशन कर रहे हैं, कम वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे, सब्सिडाइज करे। लिमिट नंबर ऑफ वेल्स।
अच्छा ये है कि नंबर ऑफ वेल्स लिमिट कर दे गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे 15 घर हैं सबने जो है ना अपना अपना वेल करना है, ऐसा नहीं। तो म्यूनिसिपैलिटी या जो है ना सिटी गवर्नमेंट ये कोई रूल पास कर दे कि भाई इतने लोग हैं मिलकर एक वेल, 10 लोग हैं तो पांच पांच वेल आप यहाँ पे बोर होल कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतने अलाउड हैं और बाकी आप पानी शेयर्ड करेंगे यूज, ठीक है। करते हैं लोग इस तरह कम्युनिटी में। तो क्या होगा जब नंबर ऑफ वेल्स लिमिट कर देंगे तो वाटर पंपिंग अगेन जो है रिड्यूस हो जाएगी। डू नॉट ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन ड्राई एरियाज, जैसे कि रहीम यार खान है यहाँ पे ऐसे क्रॉप्स ना ग्रो किए जाएं जो कि डेजर्ट साइड के बिल्कुल करीब जो है, कोई अगर राइस कर देता है या कुछ और कर देता है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ना यूज किए जाएं, वो क्या कहते हैं ना उगाए जाएं dry areas. There are two major concerns about tapping these non-renewable deposits of water. Little is known about the geological and ecological impact of pumping water from deep aquifers. अच्छा हमें कभी भी इसका completely कोई grasp नहीं है कि geologically हम पानी पंप करी जा रहे हैं तो अर्थ सरफेस नीचे से शेक ना करे या बैठ ना जाए, इसका किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं। हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसे ना हो। तो ये जियोलॉजिकल एस्टिमेट्स हैं, समटाइम्स रीजनेबल होते हैं समटाइम्स नहीं। इसी तरह इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का भी हमें कोई क्लियरली नहीं पता कि कितना इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। सम डीप एक्वाफर्स फ्लो बीनीथ सेवरल डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा अब कुछ ऐसे डीप एक्वाफर्स हैं जो कई सारे कंट्रीज के नीचे से गुजर रहे हैं, शेयर्ड हैं, ठीक है। एंड नो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज गवर्न राइट टू सच वाटर्स, कोई उनके दरमियान ट्रीटीज नहीं साइन हुई। लेट्स से ये दो तीन कंट्रीज हैं ए बी सी, अब ए कंट्री बहुत ज्यादा वाटर पंपिंग कर रहा है, बी और सी जो है वो कम कर रहे हैं, लेकिन एक्वाफर एक ही पास कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे रिवर्स की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है इसी तरह यहाँ पर भी आ सकती है। कोई ट्रीटी तो है नहीं जो उसे गवर्न करे। Thus conflicts could arise over who has the right to tap these aquifers, किसके पास राइट है और कितना राइट है, कितनी पंपिंग कर सकता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं ग्राउंड वाटर पंपिंग के, कि जब आप जो है ग्राउंड वाटर को पंप करते हैं। तो इसकी दो स्लाइड्स हैं मेजर। ये फर्स्ट वाली में हमने इसके एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर के ट्रेड ऑफ्स देखे, सेकंड वाली में हमने यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपने डैम्स के ऊपर कि डैम्स के क्या ट्रेड ऑफ्स हैं, डैम सोल्यूशन है वाटर रिसोर्स को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एनफ हैं या ये भी उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसमें आपको समझाने के लिए देखें लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं इनके अंदर आपके पास है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और ये जो रेड बॉक्सेस हैं ये हैं कि नुकसानात क्या हैं डैम बनाने के, ठीक है। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। जब हम डैम ज्यादा बनाएंगे, लेट से हम कालाबाग डैम बना लेते हैं, दयामिर भाषा, या उसके बाद जो है वो मंगला डैम की एक्सटेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेहमद डैम बना लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होगा थ्रू आउट द ईयर। अब ऐसा होता है कि जनवरी में या फरवरी के दरमियान हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है कि आपको जिनका ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ताल्लुक है उनको पता होगा कि उस टाइम जो है ना नहरें बंद कर देते हैं, वो पानी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम होता है ना उस टाइम आपके पास पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। वो वाटर काफी हद तक यूज कर चुके होते हैं, तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए नहरें बंद कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर हमारे पास ये डैम्स और होंगे तो इरिगेशन के लिए इनके रिजर्वायर बड़े काफी जो है एम्पल अमाउंट में इनमें पानी होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमें जनवरी या फरवरी के टाइम जो इस तरह का फेस करना पड़ता है हमें वो शायद ना करना पड़े, ठीक है। रिजर्वायर्स में पानी मौजूद होगा, वाटर स्टोरेज है हमारे पास, प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग। और इसी तरह जो बहुत सारे आप सिंध में चले जाएं, उमरकोट है या ये मीरपुर खास वाला इलाका है, तो ये लोग जो है ना ये जो टेल पे बैठे हुए लोग हैं जो बिल्कुल जहाँ पे आपकी जो कैनाल्स हैं वो एंड हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये उनको कहते हैं टेल पे जो मतलब जो है पॉपुलेशन है। अब वो वहां पे उस रीजन में नॉर्मली ब्रैकिश वाटर है, नीचे का पानी वो यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पस के लिए।
तो वो ज्यादातर नहर के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी, अपने जानवरों के लिए भी और खुद भी। तो जब आपके पास डैम्स होंगे तो उन तक जो टेल तक जो पानी पहुंच रहा है वो थ्रू आउट द ईयर 12 ईयर्स उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्वायर यूजफुल फॉर रिक्रिएशन एंड फिशिंग। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जी डैम जो हैं, डैम हो गया या बैराज स्ट्रक्चर्स हो गए, इनके ये एक रिक्रिएशनल पॉइंट बन जाता है, लोग वहां पे मछली खाने के लिए जाते हैं, एक टूरिस्ट साइट बन जाती है। और तो रहीम यार खान में कोई चीज है नहीं, यहाँ के लोग चले जाते हैं गुड्डू बैराज के ऊपर, ठीक है, सक्खर बैराज के ऊपर चले जाते हैं, या ये जो है हेड मलकानी के ऊपर चले जाते हैं, तो ये उनके लिए रिक्रिएशनल साइट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमने ऑब्जर्व किया जब मैं इस्लामाबाद में था, तो तरबेला डैम लोग जाते थे इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा, वहां पे जाके वो एक उन्होंने रिक्रिएशनल साइट बन जाती है, ठीक है। वहां पे लोग जो है वो घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, फिशिंग के लिए चले जाते हैं, तो ये एक इसका एडवांटेज है। कैन प्रोड्यूस चीप इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये बहुत सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिखिएगा। ये फिशिंग या ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी का बेशक लिखें, मिस भी कर देंगे तो एक आधा नंबर कटेगा, ये मिस करेंगे तो आपके 4-5 नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रो पावर है वो सबसे मतलब चीपेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास, ठीक है। इससे जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पर यूनिट आपको 3-4 या राउंड अबाउट 6 के करीब रुपीस जो है पड़ती है, ठीक है। जो आप ऑयल या आप गैस पावर प्लांट से जो है ले रहे हैं वो आपको 12-13 या इवन 15 रुपीज से भी ऊपर पड़ता है एक यूनिट। तो अगर कंपेयर किया जाए तो जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत चीपेस्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर सबसे सस्ते, अगर गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करनी है, वापडा ने हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, सारी 80% अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से कर दें तो हमारे बिल भी बहुत कम हो जाए, उन्हें मजबूरन कम करने पड़े कि वो एक चीप सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी सिर्फ हम 30% जो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से वो हाइड्रो पावर से ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है हमारी दूसरी सोर्सेज से आ रही है। रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। अच्छा, जब डैम्स होते हैं तो फिर आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि जी 1 साल 2 साल ऐसे आए कि आपके ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट कर गए, बारिशें भी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, रेनफॉल ज्यादा हो गई, तो अब क्या है, अब फ्लड आ जाएगा। तो इस डैम्स होंगे तो वो आपके पास क्या है, वो वाटर स्टोरेज का एक जरिया है। तो फिर आप फ्लड को किसी हद तक डाउनस्ट्रीम पे रिड्यूस कर सकते हैं। जो फ्लड का बहुत बड़ा एक एक्सेसिव इफेक्ट आना था कि जी बहुत ज्यादा नुकसान होना है, लोगों की जमीनें, फसलें, घर तबाह होने, तो आप उसको 60-70% तक उसे रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास वाटर स्टोरेजेस हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसके मेजर एडवांटेजेस डैम्स के। नुकसानात क्या हैं? फ्लडेड लैंड डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड एंड डिस्प्लेसेस पीपल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जो आपने जो रेजरवायर का एरिया बनाया है, वो रेजरवायर के एरिया में हो सकता है वहां पे पहले एग्रीकल्चर होता हो, वहां पे हो सकता है किसी का गांव हो या आबादी हो। तो आप अब जब रेजरवायर बनाते हैं तो जाहिर बात है आप उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता है। कालाबाग डैम का इशू, एक छोटा इशू ये भी था कि उसके करीब एक कालाबाग का छोटा सा एक कस्बा था, विलेज था, तो उस पूरे के पूरे को उसको जो है वो डिस्प्लेस करना पड़ता है। भाषा डैम में भी यही है कि लोगों की जमीनें आ गई, एग्रीकल्चरल लैंड दूसरा, तो आपको उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। फिर अगर वहां पे कोई फॉरेस्ट बेल्ट है तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये दो हैं कि आपको रिजर्वायर एरिया बनाने के लिए उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा या फॉरेस्ट एरिया को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास लार्ज लॉसेज ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। अब इतना बड़ा रेजरवायर है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, जाहिर बात है ओपन सरफेस है, तो उससे वाटर की जो इवेपोरेशन लॉसेज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। डिप्राइव्स डाउनस्ट्रीम क्रॉप्स एंड एस्ट्रेस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट। अच्छा, अब जो रिवर वाटर फ्लो करके आ रहा होता है ग्लेशियर से, स्प्रिंग से, उसके वो जहां जहां रॉक से पास करता है, पत्थरों के ऊपर से, उसके अंदर ना मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट का। तो अब क्या होता है, जब डैम्स बना लेते हैं ना, तो डैम्स एक्चुअली क्या है कि डैम्स के अंदर वो सिल्ट आके सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और वो डाउनस्ट्रीम के ऊपर जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उसके अंदर नहीं जा पाता। अब वो उन पे नहीं जा पाएगा तो आगे जाके वो जो आपकी जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें भी वो सिल्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो है ना वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके न्यूट्रिएंट लॉस होना शुरू हो जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉल्ट है वो इसके अंदर रह जाती है। तो ये जो सिल्ट है ये वक्त के साथ साथ एक्यूमुलेट हो जाती है। इसीलिए साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि जो पुराने डैम्स बने हुए हैं जिनको 70-80 ईयर्स हो चुके हैं,
वो 10 साल और चलेंगे, उसके बाद वो सारे के सारे सिल्ट से भर जाएंगे। फिर उसमें पानी जो है स्टोर करने की जगह नहीं बचेगी, वो सिल्ट ही रहेगी नीचे सॉलिड। फिर उस सिल्ट को रिमूव करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो स्ट्रक्चर जो है दोबारा यूज के काबिल रहेगा, डैम जो है यूज के काबिल रहेगा। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ी बात कि हमेशा फेलियर का खतरा रहता है डैम्स का। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक डैम फेल हुआ, ठीक है। वो सॉरी, वो चिली में नहीं था, ब्राजील के अंदर एक डैम फेल हुआ। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। ये ब्राजील में ये जो है एक वेल के करीब जो है एक डैम फेल हुआ। उसके मसला ये हुआ कि डैम के साथ जो था एक आयरन की माइनिंग थी, आयरन की माइनिंग हो रही थी। और वो आयरन की माइन जो है वो बहुत ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जी वो आयरन की माइन के साथ जो भी हम बाहर निकाल के रखा होता है, जो वेस्ट होता है या वैसे होता है, वो उसको सबको बहा कर ले गया। फ्लड आया और वो ओशन तक चला गया और आयरन की कंटेमिनेशन हो गई रिवर्स में, कैनाल्स में, और बहुत एक एक बड़ा जो है इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो गया। तो हमेशा एक रिस्क ऑफ फेलियर रहता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो जो डाउन स्ट्रीम पे दो तीन शहर हैं वो डूब सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डिसरप्ट इरिगेशन एंड स्पॉनिंग एंड ऑफ सम फिश, डिसरप्ट माइग्रेशन एंड स्पॉनिंग ऑफ सम फिश। अच्छा, अब क्या होता है जी, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो रिवर से अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पे मूव करती रहती हैं और दौरान इसके वो बड़ी होती हैं, उनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस करती हैं। डैम्स बना देते हैं तो वो इस रिजर्वायर से आगे पास नहीं कर पाती, तो उनका जो एरिया है मूव करने का वो कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पॉपुलर एक मछली थी, ब्लाइंड डॉल्फिन कहते थे उसे, वो इंडस रिवर के अंदर बहुत ज्यादा थी। अब क्या है, बैराज बनने की वजह से, डैम बनने की वजह से उसका जो एरिया है वो बहुत कम रह गया, नंबर भी उसका बहुत कम रह गया। पहले वो पूरे के पूरे इंडस रिवर के अंदर होती थी, लेकिन अब नहीं है, तो उसको ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं। एक्चुअली वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। तो ये कुछ इश्यूज हमें फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो हाँ जी। सर ये डैम बनाने से जो है रिस्क ऑफ फेलियर रहता है, लेकिन अगर डैम ना बनाए तो फेलियर का यकीन रहता है कि जब भी पानी बढ़ेगा हजारों लोग लुकमा अजल बन जाएंगे। हाँ, वो ऐसे ही सेम सेम, जब भी वो पानी बढ़ेगा फ्लड आ जाएगा, और फिर फ्लड को रोक भी नहीं सकते आप, किसी भी तरीके से उसे काउंटर भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई काउंटर पॉलिसी भी नहीं है। और फिर आपने डैम नहीं बनाया तो आपके पास बिजली भी नहीं है, सस्ती सस्ती बिजली नहीं है, तो डेवलपमेंट भी नहीं है, डेवलपमेंट भी आप बहुत उसकी महंगी कॉस्ट पे करेंगे। तो पूरी दुनिया भर में डैम्स को आज भी इनकरेज किया जाता है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो, चाहे वो मेगा स्केल के हो, ठीक है। तो इसी इसी के बारे में आपको मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक चाइना का डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है, बिल्ट अक्रॉस यंगत्जे रिवर। ये जिस तरह हमारा इंडस रिवर है, उनका है यंगत्जे रिवर, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। 1.2 किलोमीटर लॉन्ग इसका रिजर्वायर है, ठीक है। सॉरी, बल्कि 1.2 किलोमीटर लॉन्ग इसकी विड्थ है। द डैम वाज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ $25 बिलियन। उन्होंने $25 बिलियन लगाए। 2010-12 में ये उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है, 22 गीगावाट्स या 22,000 मेगावाट्स, जितनी हमारी अभी गर्मियों में जरूरत है पूरे पाकिस्तान की। अगर इसका पूरा रिजर्वायर भरा हुआ हो तो ये 22,000 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, अब डैम जो है इसने फायदा पहुंचाया, वही कमर वाली बात, द डैम विल आल्सो हेल्प टू होल्ड बैक यंगत्से रिवर फ्लड वाटर्स। जब कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, चाइनीज इंजीनियर्स ने, चाइनीज साइंटिस्ट ने, कि पिछले 100 साल के अंदर कोई 5 लाख के करीब डेथ्स हुई, ठीक है। और किस वजह से, कि फ्लड आ जाता था और फ्लड की वजह से लोगों की डेथ भी होती है। तो 5 लाख के करीब लोग मरे 100 सालों में, लास्ट 100 ईयर्स में, यंगत्से रिवर में जब भी फ्लड आया। और 1998 में आया जिसमें 4,000 के करीब लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये हम एक डैम बनाएंगे, डैम स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फ्लड का भी खतरा बहुत ज्यादा रुक कम हो जाएगा।
अच्छा, अब opponents of the dam also claim that it will convert the Yangtze River to the world's largest sewer. अब जो इसके अगेंस्ट है डैम के बनाने के, उनका ये ख्याल था कि ये डैम जो है, इसका जो रेजर्वायर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सीवेज सीवर वेस्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे डैम बनेगा, उसके जो अपस्ट्रीम पे जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से, वहां पे 3-4 बड़े बड़े सिटीज हैं चाइना के, और वो सारे का सारा सीवेज वेस्ट उसी रिवर के अंदर डाल रहे हैं। अब वो रिवर का जो पानी है आगे एक रेजरवायर में खड़ा हो जाएगा, तो वो एक दुनिया का सबसे बड़ा सीवर बन जाएगा, वहां से मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो ओपोनेंट्स का एक तो ये था, ठीक है। तो फिलहाल ये डैम बन चुका है। फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एनालाइज किया कि इसको बनाया तो हमने $25 बिलियन में है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका एस्टिमेट करें लॉन्ग टर्म हार्मफुल इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट का, तो वो अभी भी इस प्रोजेक्ट की $75 बिलियन, 3 टाइम्स ज्यादा है इससे। जितनी हमने इस पे कॉस्ट लगाई है, उससे ज्यादा हमने इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेयर की है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये डैम स्ट्रक्चर की एक फोटो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उसके टर्बाइन से पास होकर पानी जा रहा है आगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये आपको समझाने का था कि मेगा स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उनके ट्रेड ऑफ होते हैं। आज भी हम कालाबाग डैम बनाएंगे, वहां पे रहने वाले लोग जो हैं उनको शायद ये डिसीजन अच्छा ना लगे, जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको शायद कुछ वक्त के लिए महसूस हो कि हमें सिल्ट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट रिच, लेकिन क्या है, ऑन द लॉन्गर रन सबको बिजली मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और शायद जो डाउन स्ट्रीम पे रहने वाले हैं वो फ्लड से भी बच जाएंगे। ये जो मुजफ्फरगढ़ है या जो और रीजन है जो फ्लड के अंदर बहुत ज्यादा बेचारे जो है अफेक्ट होते हैं, तो वो सब इससे बच जाएंगे। सर ये आगे क्वेश्चन मूव है कर सर। दे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आपका? सर बिजली मिल जाएगी सर, भूख से मर जाएंगे सर, फिर बिजली ले भूख लेंगे। से कैसे? सर आप कह रहे हैं कैसे ना कि भूख? अभी 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 उनको लग रहा है कि उनकी जमीन ही जरखेज होगी, चाहे जमीन ही जरखेज होगी तो उनको बिजली तो मिल जाएगी। सर इसका क्या वो मतलब फिर हुआ सर, क्या क्या वो किसने ये कहा है? सर एक इरिगेशन मिनट तो नहीं, सर। होगी, इरिगेशन तो मतलब होगी। इरिगेशन तो होगी, इरिगेशन खत्म नहीं हो जाएगी, उससे ये होगा कि अरे तो उनको आप ही की उनको लाइन रिपीट कर रहा हूं। मैं तो आप ही की उन लाइन रिपीट। उनको ये होगा कि फर्टिलाइजर जो है ना, उनको यूरिया डीएपी परचेज करके डालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट आए तो आपको फर्टिलाइजर कम परचेज करके, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है वो कम डालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी एक सर्टेन लेवल पे रहती है और वो वक्त के साथ साथ रिप्लेनिश होती रहती है। जो पानी आ रहा होता है रिवर का या कैनाल का, वो अपने साथ उसमें मिनरल्स लेके आ रहा होता है। अब वो जब वो मिनरल्स कम हो जाएंगे तो फिर हमें वो क्वांटिटी डालनी पड़ेगी उसमें अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो फिर ये है कि एफर्ट तो बढ़ जाएगी। सर फिर हम सर लैंड पोल्यूशन सर फैला देंगे सर, फर्टिलाइजर डाल डाल के, हाँ? हाँ, वो ये भी है, वो फिर न्यूट्रिएंट कहीं आगे पीछे जाएंगे और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, देखो दुनिया में कोई भी आप अपनी जिंदगी में भी डिसीजंस लोगे ना, कल को अपने कैरियर के लोगे, अपने शादी के लोगे, अपने रहन सहन के लोगे, ठीक है, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ ना खुश होंगे, ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ठीक है। हमेशा कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं होती। वो हो गया कभी एक दफा ऐसा हुआ, अदरवाइज विन विन सिचुएशन जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में है नहीं। तो हमेशा क्या होता है, ट्रेड ऑफ्स होते हैं। कि आपको जो है, आप देखते हो यार, अच्छा इसके ये नुकसानात हैं, ये फायदे हैं, ठीक है, आप अप्लाई करते हो कि जी मैं जो है बाहर जाके मास्टर्स करना है, ठीक है, फिर आप ये देखते हो यार फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, फिर मुझे जो है बाकी सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़े। लेकिन फायदा क्या है? फायदा ये है कि 2 साल बाद मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है और मैं कैरियर में आगे परस्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक डिसीजन है, डैम बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। अब इस पर इतनी डिबेट है, हमारी कौम ने आज तक डिसाइड ही नहीं कर सकी कालाबाग डैम बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। आज भी पूछो तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो असेंबली में खड़े होकर कह देते हैं, यूनानिमसली कोई रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। अब उनसे को पूछे कि कालाबाग जो है वो डैम की जो लोकेशन है वो सिंध प्रोविंस के अंदर है, आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं, फिर फिर आप कैसे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप जो है हाइड्रो पावर प्लांट लगे हुए हैं उनकी सिंध तक पहुंचती है, हाँ जी पहुंचती है, वो यूज करते हैं, हाँ वो करते हैं, बस। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है सर जब टाइमली हम डिसीजन हो जाए।
क्यों सर, जब हम हमारी अवाम वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के कभी भी कोई इश्यूज नहीं उठेंगे। यार जब हम नो यार वोट वोट ऐसे पॉलिटिक्स लोगों को सर, देंगे जिनके सर पास पॉलिटिक्स नहीं नहीं सर नहीं, आप। तो फिर इस तरह अच्छा चले इसको इश्यू। एंड पे इसको 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 वाइंड अप करें। 2-3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। मेजर इरिगेशन सर मुझे सिस्टम्स। अच्छा सर मेरे अब का आंसर अब नहीं ना मिला। मैं सर एक आपको तरफ देता सर हूँ आप क्वेश्चन। डैम बना लें, फिर सर हाइड्रो से सर सबसे अच्छा है और चीप तरीका है। सर सेकंड में आप कह रहे हैं कि उससे इंडस डॉल्फिन खत्म होगी, उससे बेड़ा गर्क हो गया, चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया, मीथेन प्रोड्यूस होगी। नहीं, वो तो वो कहते हैं कुछ लोग, सब नहीं नहीं कहते। जो जो ज्यादा थे ना, मतलब जो जो देखो 100% डेमोक्रेसी में तो ऐसे ही चलता है ना। 70-80% लोग इसके डैम के हामी थे। 20-30% का ये कहना था कि नहीं जी, ये देख लें आप, $75 बिलियन का एनवायरमेंटल लॉस है। फिशिंग एक्टिविटी सारी खत्म हो गई डाउनस्ट्रीम के ऊपर। पानी ही नहीं था, फिश ही नहीं थी। वो तो जो बेचारे फिशिंग के साथ रोजगार जिनका जुड़ा हुआ था, वो उनको कोई और नौकरी, कोई और ट्रेड जो है अपनानी पड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ, वो 20% 30% थे। 2012 में ये डैम बन चुका है। ठीक है, और अभी ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहा है। जितना रिजर्वायर में लेवल होता है उस हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उनकी जो इसके हामी थे वो जीत चुके हैं। ठीक है, फिलहाल आगे मूव करते हैं। मेजर इरिगेशन सिस्टम्स। इरिगेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं मेजर? 3 तरह के यहाँ पे शो किए हुए हैं। ठीक है, हमारे जो कॉमनली यूज होता है उसको कहते हैं ग्रेविटी फ्लो, या कॉमन टर्म्स में कह देते हैं फ्लड इरिगेशन। क्या होता है कि हम ये बीच में ये जो है ना नाली कतारें बना लेते हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी जुबान में जो लोकल लैंग्वेज है। और उसमें हम पूरी पूरी फील्ड खालियां को, हाँ, खालियां 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 बना। खालियां, तो उसके अंदर जो है हम पूरी की पूरी फील्ड के अंदर जो है ना पानी जो है वो भर देते हैं उसको। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लड इरिगेशन या ग्रेविटी फ्लो। अब ये इतना एफिशिएंट नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो है ना 60-80% इसकी एफिशिएंसी है। बाकी क्या होता है, वो इवेपोरेशन में लॉस हो गया। ठीक है, या वो सप्लाई करते हुए आगे इर्द गिर्द जो है थोड़ा सा लीक हो गया, तो जी चल भाई जहां नहीं लगाना था वहां पे भी लग गया, तो सर 60-80% तक। सर हाँ जी, अकॉर्डिंग टू उनके वो एग्रीकल्चर वालों के, ये बर्ड्स पे लगाना ज्यादा मतलब उनके लिए ज्यादा वो करती है, पैदावार ज्यादा देती है। हाँ वो कहते अच्छा, हैं वो एग्रीकल्चर वाले। क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। ग्रोथ। सही कह रहे हैं जी। आप, ग्रोथ सही कह रहे हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। वो एक एग्रीकल्चरल साइंसेज की है। ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है, इसकी 60-80% है कि मतलब वाटर जो है ना क्रॉप तक पहुंचता नहीं है। 20-40% जो है वो लॉस हो जाता है, इवेपोरेशन में लॉस हो जाता है। ठीक है, और कुछ वजूहात की वजह से 20-40% जो आप पानी उसे प्रोवाइड करेंगे वो लॉस हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है ड्रिप इरिगेशन। अब ये जो है ये एफिशिएंट है 90-95% तक। सिर्फ 10% वाटर लॉस है, वो जो पाइप्स में लीकेजेस होंगे, ठीक है, उनकी वजह से। और अब ये जो है दोनों तरीके से हो सकता है। ये एक तो तरीका होता है कि आप पाइप्स जो है सरफेस के ऊपर रख दें, अबव द ग्राउंड, और एक होता है बिलो द ग्राउंड ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। अब ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो हुआ है इसराइल ने किया। उनके पास क्या वजह क्या थी, मोटिव ये था कि उनके पास पानी अवेलेबल ही नहीं था, डेजर्ट टेरेन है। तो वहां पे उन्होंने कल्टीवेशन करनी थी, तो कल्टीवेशन के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये वाटर थोड़ा है, हमने कल्टीवेशन ज्यादा करनी है, तो हम कैसे करें, इस रिसोर्स को हमें मैनेज करना है, कम से कम लॉस हो। तो ड्रिप इरिगेशन की कैपिटल कॉस्ट है, लेकिन क्या है कि 90-95% वाटर जो आप प्रोवाइड करेंगे वो प्लांट को मिलेगा उसकी ग्रोथ के लिए, वो जाया नहीं होगा। ठीक है, फिर एक थर्ड है सेंटर पिवट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी अगेन इसी तरह का है। ये देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक पाइप लगा हुआ है, आप पंप करते हैं, उसके ऊपर जो है ना स्प्रिंकलर एक स्टैंड सिस्टम है लगा सर। हुआ है। हाँ, स्प्रिंकलर स्प्रिंक सिस्टम। ठीक है, हाँ, तो अब ये सेंटर पिवट है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। अच्छा, अब इसकी जो स्प्रिंकलर जो आप जिस तरह का यूज करेंगे ना, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी वेरी कर सकती है। एफिशिएंसी 80% है अगर लो प्रेशर स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रेशर लो है, और अगर ये कोई लीपा स्प्रिंकलर यूज करेंगे जो अच्छी क्वालिटी का है, तो वो 90-95% तक एफिशिएंट है। सिर्फ 5% तक वाटर लॉस होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि आपके नोजल पास जो है ना, हाँ, नोजल इसके इसमें सिस्टम भी है। क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है कि आपके पास जो है ना मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्लांट को जितना चाहिए उतना ही आप प्रोवाइड करते हैं। अब फ्लड में ऐसा नहीं है। फ्लड में क्या हुआ जी, आपने जो है पानी खोल दिया, आपकी बारी आई है,
आपने कहा यार ठीक है, फील्ड भर गई है, कोई मसला नहीं, और लगा दो इसको, जब तक मेरी बारी है, घंटा पड़ा है, आधा घंटा पड़ा है, तो पानी जाया ना हो जाए कहीं मतलब कम ना पड़ जाए, आप ज्यादा लगा के आ जाते हो, ठीक है। वो सारे का सारा प्लांट अपनी ग्रोथ में तो नहीं लेता, लेकिन वो जाया हो जाता है, ठीक है, तो वो सर ये इवेपोरेट हो चीज जाता है, इसको वो ये अब पाकिस्तान में क्या तो है, कहीं नहीं है सर ड्रिप इरिगेशन। पाकिस्तान में अभी असल है में ऐसा है है कि सर। है कुछ वो इलाकों में है। तरीन फॉरम पे है, तरीन फॉरम पे है जिनका जहांगीर तरीन का, उस पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी है। और अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी हम लोग जो है ना, हमारी ना नीड नहीं है इतनी, क्योंकि हमें आज हमारा जो 90% जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, उसको पानी अवेलेबल है। लेकिन क्या होगा जब हमारे वक्त गुजरेगा, आज 2020 है, 2025-30 में हम जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि शायद जो आज हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है ना, उससे कोई 10,000 या 20,000 एकड़ हमने और ज्यादा जो है ना उसको आबाद कर लिया है, और उसको हम अब उसको भी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। अब वो जो 20,000 हमने एक्स्ट्रा, एक 20,000 एकड़ हेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा हमने उसको जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करें, उसका पानी कहाँ से आएगा? पानी तो यही है। तो फिर हमें महसूस होगा कि ये 90% को अवेलेबल नहीं है, अब ये 50% को अवेलेबल है। तो वो जिनको पानी अवेलेबल सर होगा आएगा वो, ना, हाँ पानी तो आएगा, जिनको पानी अवेलेबल तो होगा आएगा, वो फिर भी वो हाइड्रोलॉजी फिर को भी लेके 50, नहीं आएगा सर। नहीं, फिर वो 50% जो है वो ग्रेविटी फ्लो ही यूज करते रहेंगे। बाकी जो 50% है वो ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएंगे। वो कहेंगे कि यार अब पानी तो नहीं है, एग्रीकल्चर तो करना है, कम है हमारे पास, तो फिर वो क्या करेंगे, वो ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएंगे। तो ये असल में क्या है कि अभी फिलहाल जो है ना, जो अभी जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको जो है ना ड्रिप इरिगेशन को, सेंटर पिवट को इंसेंटिवाइज करे, सब्सिडाइज करे उन्हें, ठीक है, उनको फर्टिलाइजर सस्ते मिले, उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट उन्हें सस्ता कर दे, जो यहाँ पे 10-12 रुपए पर यूनिट चल रहा है, वो उनको 5-6 रुपए मिले। तो वो जो है लोग देखिएगा आप धड़ाधड़ ये जो है ड्रिप इरिगेशन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इससे फायदा हो जाएगा, इससे हमारा ओवरऑल वाटर रिसोर्स का फायदा है, ठीक है। सर ऐसे थोड़ी होता है सर, सर नहीं होगा सर ऐसे। एक तो सर क्यों? हुकूमत को सर खाने के सर पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि बिजली 6 रुपए यूनिट कर दे। सेकंड यार सर इतने सर, की सर इतने की तो सर बिजली बनती नहीं है सर, जितने की यूनिट आप दिलवाई जा रहे हैं सर। नहीं नहीं, इतने की बनती है यार, किसने कहा है तुम्हें? सर 3-4 रुपए की भी बन सकती है। सर बन सकती है ना, अगर पाकिस्तानी बनाएंगे तो सर, अगर चाइनीज बना बना के देंगे सर, चाइनीज के प्लांट्स लगे होंगे तो सर फिर ऐसे नहीं बनेगी। और सर जो यार ऊपर कर्जा चाइनीज है सर के नहीं, उतारेंगे सर हम लोग। सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स मैंने बताया ना, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे पास जो है, अभी देखिए कह रहे हैं कि दयामिर भाषा डैम जो है वो 3500 मेगावाट का स्टार्ट कर दी है। वो बनेगा तो 2025 में 26 में जाके, तो उसकी कैपिटल कॉस्ट है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो रनिंग यूनिट होता है वो बहुत कम पड़ता है, मिनिमल, उसके ऊपर क्या मेंटेनेंस का खर्चा होता है, और तो कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। आपने कोई इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। वाटर रिजर्वायर में है तो वो आपके पास चलता रहेगा, जैसे ही वाटर टेबल फॉल करेगा तब उसकी जो है वो प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, अदरवाइज वो चलता रहता है। तो आपके पास क्या है कि ये सबसे सस्ता सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे सस्ता सोर्स है। तो ये कभी भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हमारे पास अब हम अभी पाकिस्तान की 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर से ले रहे हैं। अगर हम 80% ले रहे होते तो हमारा इतना सर्कुलर डेप्ट होता, हमें इतना ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता? ना करना पड़ता। तो हम ऑयल इंपोर्ट ना करते तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती। तो क्या हुआ कि हमने पिछले 20 सालों के अंदर डैम स्ट्रक्चर्स को परस्यू ही नहीं किया, पैसे नहीं थे हमारी गवर्नमेंट के पास। हमने लोन लेके भी आईपीपीज लगा लिए, शॉर्ट टर्म पावर प्लांट, जो ऑयल पे चल रहे हैं, जो गैस पे चल रहे हैं, जो कोल पे चल रहे हैं। हमने कोई लोन लेने ही थे तो लोन लेके हम कोई हाइड्रो पावर के भी 2-3 बड़े प्रोजेक्ट कर लेते, 2-3 बड़े प्रोजेक्ट कर लेते, चलो 50% तक हमारे पास इनसे सस्ती बिजली आ जाती। नहीं किया हमने, हमने वो पैसे लगाए, लोन लेकर हमने वो पैसे लगाए महंगी बिजली के ऊपर। तो अब बिजली लेना भी हमारे लिए महाल हो गया। ये पॉलिसी इश्यूज हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पावर को इन्होंने सर अगर फ्लैट थोड़ा पे सा भी कैसे लगाए परस्यू थे? किया होता तो वो है। क्या कह रहे हैं आप? सर फ्लैट्स पे पैसे लगाए गए थे जो रिन्यूएबल बने हैं। नहीं वो छोड़ो, उसको पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी फिलहाल। अच्छा, ये आगे यही दिए हुए रिड्यूसिंग इरिगेशन वाटर वेस्ट, कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
कैनाल्स को लाइन किया जाए। अच्छा पहले क्या होता था, आपकी कैनाल जो है वो लाइन नहीं होती थी, तो वाटर ग्राउंड वाटर में सीप करता रहता था, आगे ट्रेवल नहीं करता था। अब जो नई कैनाल्स बन रही हैं उनकी बाकायदा सीमेंटेड लाइनिंग है, ठीक है, ताकि जो है ना वाटर नीचे सीप कम करे। और इरिगेशन डीचेस, अब ये जो खाले हैं, आपने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में सारे के सारे जो वाटर चैनल हैं, खाले हैं, उनको पक्का किया है ताकि वाटर लॉस कम हो। इरिगेशन एट नाइट, अब ज्यादातर लोग जो है रात को पानी लगाते हैं ताकि एवेपोरेशन लॉसेस कम से कम हो। मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर टू ऐड वाटर ओनली व्हेन नेसेसरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग फॉलो नहीं करते इतना, कि जब पानी की जरूरत है तभी दें। ग्रो सेवरल क्रॉप्स ऑन ईच प्लॉट ऑफ द लैंड, मतलब पॉलीकल्चर करें, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही क्रॉप लगाई जा रहे हैं। इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें। अवॉइड ग्रोइंग वाटर थर्स्टी क्रॉप्स। इरिगेट विद ट्रीटेड अर्बन वेस्ट वाटर, वो जो आपका अर्बन वेस्ट वाटर है, शहर का जो सीवेज वाटर है, उसको ट्रीट करें, उसमें से डिटर्जेंट्स, उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको निकाल लें। बाकी आपके पास क्या रह जाता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो वो फर्टिलाइजर की तरह होता है। तो वो आप जो है उसको जो ट्रीट हुआ हुआ हो, उसको जो है आप इरिगेशन के लिए यूज करें, बगैर ट्रीट किए ना यूज करें, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। इम्पोर्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड मीट, अब जो वाटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं उन क्रॉप्स को आप बाहर से इंपोर्ट कर लें, आपके पास पानी ना आप इतना कंज्यूम करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। अब हम चीनी अगर बाहर से ब्राजील से ले लें ना, हमें सस्ती पड़ जाए, तो क्या कहते हैं, आज हमारे यहाँ 85 रुपीज पर केजी चल रही है। हम चीनी वहां से अपने हिसाब की इंपोर्ट कर लें, ब्राजील से, मलेशिया से, और हम इसकी जगह जो है कॉटन लगाएं, तो कॉटन की हमारी मार्केट एंड हमें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगी, उसको भी मिलेगा, फायदा मिलेगा हमारी इकोनॉमी को। पर क्या है कि फिर कुछ लोग जिनकी शुगर मिले हैं उनका नुकसान हो जाएगा, और वो ये चाहते नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। सर जी, सर सस्टेनेबल वाटर यूज, हाँ जी, हाँ जी, किसका क्वेश्चन है, मैं सुन रहा हूँ आपकी सर बात। आपके फादर साहब सर एफएफसी में काम करते हैं सर, एफएफसी वालों की सर अपनी बिजली होती है, सही कह रहा हूँ सर? हाँ तो सर वो ऐसे ही सर है, इतनी ज्यादा काम नहीं बिजली होती करते, है। हम रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। वो सर इतनी बिजली होती है कि सर यहाँ से लियाकत तक वो सर दे सकते हैं सर, वो जाया हो जाती है, तो सर वो देते नहीं है कि वो हम महंगी बिजली ले रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों सर? यार वो प्राइवेट ऑनर है ना, वो प्राइवेट सर ऑनर है ना, है तो प्राइवेट आर्मी के ऑनरशिप है। अंदर है ना तो सर, है वो तो आर्मी के अंदर। वो आर्मी का वेलफेयर इदारा है, वो उसका एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सारा कुछ है। आर्मी का तो वेलफेयर इदारा है कि जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है वो जाके वहां पे जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इस हिसाब से है, लेकिन उसका एक अपना स्टॉक मार्केट में शेयर है, सारा कुछ है, वो एक प्राइवेट एंटिटी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो जब आपकी भी कोई प्राइवेट एंटिटी हो, आपके पास सैंपल शुगर बिजली है, आपकी मर्जी है, आप दे दो वेलफेयर के लिए कि जी ले लो आप, थोड़े रुपए के ऊपर यूनिट पे। नहीं देना चाहते तो आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कह तो नहीं सकती कि आप हमें दो एक्स्ट्रा एम्पल एनर्जी। वो कहते सर हैं हमारी ऐसे है ना स्ट्रीट लाइट्स जलें, हम साथ वाले घरों को ना दें, हम साथ वाले गांवों को बिजली ना दें, तो वो ऐसा करते हैं। सर, ऐसे है मैं ना वहां पे कि था, मुझे बड़ा वो फील होता था कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका वेस्टेज है, और इर्द गिर्द के जो गांव हैं उनमें जो है अवेलेबल नहीं है। तो हर कोई तो वो नहीं होता ना, आतिम ताई की तरह नहीं होता ना, दुनिया है, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ पे। सर एक्सक्यूज वो मी सर, आप पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी फरिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो जमीनों वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास जमीन होती है, उनको जो पानी दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पानी अलाउ होता है, वो जमीन के हिसाब से होता है, यानी कि कम ज्यादा देख हाँ के वो जी, सारा कुछ। तो सर क्या वो हाँ जी, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए पानी नहीं देते कि ज्यादा पानी वेस्ट नहीं हो, और सबके हिसाब से उनको पानी अलाउ नहीं करते, या फिर ऐसे ही कर मैं देते कह हैं? रहा हूँ ना, ये कुछ इंडिविजुअल्स केयरफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। अब समटाइम, अच्छा गवर्नमेंट ने कोई ऐसे फिक्स नहीं किया हुआ कि इतने लीटर मिलने हैं, इतना ये टाइम होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो दड़ी सांगी से इस तरफ यूनिवर्सिटी वाला एरिया है, इनको कहते हैं कि जी इनको ना सारा साल पानी मिलना है, क्योंकि इनकी नीचे जमीन का पानी ये नहीं लगा सकते, सॉल्टी वाटर है, तो इनको 11 महीने साल के पानी मिलता है, ठीक है। अब वो जो जमालदीन वाली साइड है, या जो
KLP रोड के पल्ली वाली साइड है, उनका जो जमीन के नीचे का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो फ्रेश वाटर है, उसमें सॉल्ट नहीं है। वो अगर उनको नहर का पानी ना मिले तो वो जो है ग्राउंड वाटर पंप करके टरबाइन के थ्रू अपनी जमीन पे लगा सकते हैं। तो उनको 6 महीने के लिए गवर्नमेंट पानी देती है। नहरों में, उनकी नहरों में 6 महीने के लिए आता है, इनकी नहरों में 11 महीने के लिए आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ये फिक्स नहीं किया। अब क्या होता है, अब वो जिसकी जमीन है उसके हिसाब से जो है वो आपस में गांव के लोग डिवाइड कर लेते हैं कि यार आज तुम्हारी बारी है, आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है, ये है, ठीक है। तो कोई, अब क्या हुआ है, जिस दो बंदों की बारी है उनको पता है उनकी जमीन जो है उसमें मॉइस्चर भी है और क्या कहते हैं, अभी इतने पानी की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, नहीं जी आज हमारी 6 घंटे की बारी है तो हमने 6 घंटे पूरा पानी देना है। क्यों? ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए। अब वो सुबह तक उसको भर के चले जाते हैं, धूप निकल आई उसमें से, अब जब धूप निकल आई, सूरज निकल आया, तो उसमें से जो है 20-30% इवेपोरेट हो गया। पानी तो वो किसी के हिस्से का नहीं आया। वो ये भी कर सकते थे कि यार नहीं, मैं इसको थोड़ा पानी देता हूँ, ठीक है, जितनी इसकी जरूरत है, बाकी मैं उसको बंद कर देता हूँ ताकि वो जो है डाउन स्ट्रीम में चला जाए, पानी आगे चला जाए जिसको जरूरत है। ऐसा नहीं करते हैं। तो वो इंसान अपने बारे में सोचता है, ठीक है, अपनी ज़ात को पहले रखता है, तो फिर ये चीजें जो है नॉर्मल है। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फायदे की चीजें लिखी हैं, देखिए वाटर रिसोर्स सबका शेयर्ड है, सब इस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 लोग जो हैं वो वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने की कोशिश करें और 90 जो हैं वो उसका बेदरेग इस्तेमाल करें और वाटर रिसोर्स बच जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। हर बंदा 100 में से जैसे एफर्ट करेगा, ज्यादा लोग करेंगे, 80-90 परसेंट लोग करेंगे, तो फिर जो है वो चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपका रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल रहेगा, अवेलेबल रहेगा, अबंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके सर, थैंक यू। और किसका क्या क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आप लोग रीड कर लेंगे, मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने पहले की हैं। रिड्यूसिंग फ्लड डैमेज, फ्लड डैमेज को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एंड करते हैं इसको। तो फ्लड डैमेज जो है ना, एक्चुअली जो हमारे पास फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो फ्लड को रोकते हैं। ट्रीज जो है ना, ये नेचुरल स्पॉन्जीज होते हैं। ये जो जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा होता है रेनफॉल में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्राउंड में ले जाते हैं। तो उसको जो है ना चैनल नहीं बनने देते, चैनल बनने नहीं देते। अब क्या होता है, जब आप इन डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, सारा एरिया तो आपने साफ कर दिया, रोड्स बना ली, बिल्डिंग्स बना ली, अब क्या होता है, अब वाटर रन ऑफ होता है। अब जब बारिश आएगी तो फिर क्या होगा, वो रन ऑफ होगा, कोई स्पॉन्जी नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो सारे का सारा इकट्ठा होकर एक चैनल बना देगा और आपके पास जो है फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, इरोजन हो जाएगी तो सर वैसे हम, भी वहाँ की। हाँ इरोजन हो जाएगी, रन ऑफ, इसमें क्या होता है रन ऑफ हो जाएगा। तो रन ऑफ आएगा तो वो सारे का सारे वो स्ट्रीम बन जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्ट्रीम का साइज छोटा है जहाँ पे फॉरेस्टेशन है। जब आपने उसको डिफॉरेस्टेशन कर दी, यहाँ पे देखें वो स्ट्रीम का साइज बढ़ता जा रहा है, पानी रन ऑफ करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन जो है वो फ्लड को बढ़ाती है। तो हम जितना हो सके फ्लड, ये क्या कहते हैं, दोबारा से फॉरेस्ट लगाएं। जैसे अब सोनामी ट्री लगाया है, तो अब इसके बारे में एक स्टडी हो सकती है कि सोनामी बिलियन ट्री वहां पे एक प्रोजेक्ट लगा है, तो अब वहां पे जो बारिशें हो रही हैं, फ्लड का खतरा कितना कम हुआ है, 2%, 5%, कितना कम हुआ है। उससे फ्लड का जो खतरा है वो कम जरूर हुआ है। ठीक है, लेकिन कितना हुआ है वो एक मेजर करना, एक वो अलग एक स्टडी है पूरी के जी, वो उसके बारे में कोई एस्टीमेट लगाया जा सके। तो कैसे कर सकते हैं, अब ये अगेन ये टेबल दिया हुआ है, जो बातें लिखने वाली हैं आप असेसमेंट में लिखना चाहें कि फ्लड को हम कैसे डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल करना हो। एक तो फ्लड आ गया, अब क्या करें, स्ट्रेटन एंड डीपन स्ट्रीम्स, आपके जो रिवर या जो छोटे नहरें हैं, ये कैनाल्स हैं, उनको जो है ना आप सीधा करें, मतलब उनके जो है वो जो बल वगैरह है वो रिमूव कर दें। फिर उनको डीपन करें, उनको गहरा करें, उनके अंदर जो डस्ट या जो चीजें कुमुलेट हुई हैं उनकी सफाई करें। इसको कहते हैं नहरों की भल सफाई कराएं, चैनलाइजेशन करें। तो जितनी चैनलाइजेशन करेंगे, जब पीछे से पानी ज्यादा होगा वो उसमें से फ्लो करके चला जाएगा, फ्लड जैसी कैफियत नहीं आएगी। बिल्ड बिल्ड लीव्स और फ्लड वॉल्स अलोंग स्ट्रीम्स, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कि आप जो है ना फ्लड वॉल्स या आप स्ट्रीम्स बनाएं, फ्लड वॉल्स बनाएं या कोई लीव्स बनाएं। लीव्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। सखर बैराज है ना, सखर बैराज से पहले उन्होंने
कुछ ना इनकैचमेंट एरियाज बनाए होते हैं दोनों साइड पे ना, जो रिवर का बेड है एक तरफ वॉल है दूसरी तरफ उसकी दीवार है, तो दोनों साइडों पे ना उन्होंने एक इनकैचमेंट एरिया रखे हुए थे। जब शक्कर बैराज बनाया गया अंग्रेज के दौर में, वो इनकैचमेंट एरिया किस लिए रखे गए थे कि बिल फर्ज, अब शक्कर बैराज की जो लिमिट है कि उसमें से 12 लाख क्यूसिक पानी जो है ना गुजर सकता है एट द मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर आएगा पीछे से पानी तो वो बैराज टूट सकता है या खत्म हो सकता है। ठीक है, तो अब फ्लड्स के जब फ्लड आते हैं 2011 में 12 में, तो पानी बहुत ज्यादा आ रहा होता है पीछे से, तो वो बैराज स्ट्रक्चर बनाने के साथ वो इनकैचमेंट एरिया रखे गए थे कि जब ऐसा पानी बहुत ज्यादा आ जाए तो पानी इनकैचमेंट एरियाज में चला जाए। ठीक है, और काफी सारा पानी इनकैचमेंट एरियाज में चला जाए और जो जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस हिसाब से इसमें से पास करे और ये स्ट्रक्चर कायम रहे। अब क्या हुआ, 10-15 साल जो है ना वो पानी ज्यादा आया ही नहीं, तो लोगों ने देखा यार ये इनकैचमेंट एरिया तो खाली पड़े हुए हैं, इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो यूजलेस है। उन्होंने क्या किया, वहां पे जो है ना अपने फिश फार्म बना लिए, आबादी घर बना लिए, इंक्रोचमेंट शुरू कर दी। अब फ्लड आया तो अब गवर्नमेंट परेशान कि यार ये तो इनकैचमेंट एरिया थे, इनके अंदर तो हम पानी रोक सकते थे कि भाई कुछ पानी इसमें आ जाए ताकि हमारा बैराज बच जाए। अब क्या करें, इधर तो आबादी है, इधर तो फिश पॉन्ड है लोगों के, अब क्या करें, समझ से बाहर है। फिर वो मजबूरी में क्या करते हैं कि किसी जगह पे जो है ना किसी जमीन के अंदर जो है वो नहर को तोड़ देते हैं या पीछे किसी जगह पे नहर को तोड़ देते हैं ताकि पानी वहां पे निकले और ये बैराज स्ट्रक्चर बच जाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप इस तरह के बिल्ड लीव्स और फ्लड वॉल्स अलोंग स्ट्रीम्स, तो हर साल फ्लड नहीं आना होता, पर 10-15 साल बाद जब आता है तो वो उसके लिए एक सेफ्टी, जिस तरह आप गाड़ी के अंदर होता है कि जी वो एयर बलून्स होते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कोई एक्सीडेंट आ जाए तो वो 10-12 साल को के बाद जो अगर कोई फ्लड की सिचुएशन आती है उसको रोकने के लिए बिल्ट डैम्स बनाए सबसे ज्यादा, तो फ्लड आपके रुक सकते हैं। प्रिजर्व फॉरेस्ट ऑन वाटरशेड्स, ठीक है, जो रिवर्स के करीब इर्द गिर्द फॉरेस्ट लाइंस हैं उनको जो है ना जरूर बचाया जाए। प्रिजर्व एंड रिस्टोर वेटलैंड्स इन द फ्लड प्लेन्स, जो वेटलैंड्स खुले मैदान जहां पे पानी खड़ा हो जाता है उनको प्रिजर्व किया जाए। टैक्स डेवलपमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स, अब ये जो फ्लड प्लेन है ऐसा इलाका होता है जहां पे सिर्फ जब फ्लड आता है तब पानी आता है, अदरवाइज 8-10 साल वहां पे वो ड्राई रहता है। वहां पे लोग अक्सर एग्रीकल्चर कर लेते हैं या कोई और डेवलपमेंट कर लेते हैं, घर बना के बैठ जाते हैं, तो उस एरिया को टैक्स किया जाएगा, भाई यहाँ पे आप इस तरह नहीं बैठ सकते, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। यूज फ्लड प्लेन्स प्राइमरीली फॉर रिचार्जिंग एक्वाफर्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको सिर्फ इस काम के लिए यूज किया जाए, एक्वाफर चार्जिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए, इनके लिए यूज किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं फ्लड के डैमेज को रिड्यूस करने के। अदरवाइज जो फ्लड है उसके बारे में हमारी कोई कंप्लीट स्टडी तो है नहीं, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह देंगे हम इसको बिल्कुल रोक लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। तो एट द एंड यही कहूंगा कि वाटर जो है हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है, और हमारी भी है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी है। तो अगर हम इस वाटर रिसोर्स को, फ्रेश वाटर रिसोर्स को वेस्ट में कन्वर्ट करके चले जाएंगे तो आने वालों के लिए शायद इतना पानी अवेलेबल ना हो। तो इसको इस हिसाब से यूज करें, तरीके से यूज करें। ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसके बारे में। तो ये जो है ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, OCW के ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ऐसा है कि आप चैट में जो है अपने रोल नंबर्स मेंशन कर दें ताकि जो है आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए। सर एक दफा असाइनमेंट रिपीट कर दें प्लीज। हाँ, असाइनमेंट में जो है ना असल में उसकी गाइडलाइंस वगैरह बना के मंडे को आपको दे दूंगा, लेकिन असाइनमेंट किन 3 टॉपिक्स में से होगी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इन 3 टॉपिक्स में से होगी। अच्छा, 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक जो है वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्वेश्चन होगा। वो आपने ये करना है कि आपने अपने घर का एस्टिमेट लगाना है कि मेरे घर में से इतना वेस्ट वाटर जनरेट होता है ऑन डेली बेसिस। अच्छा, अब इसको आप ब्रेक करेंगे, वाटर जो जनरेट हो रहा है किचन में से, किचन एक्टिविटी की वजह से कितना वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, लॉन्ड्री की वजह से कितना हो रहा है, वॉशरूम यूज या डेली यूज की वजह से कितना हो रहा है, ठीक है, और घर की सफाई की वजह से कितना हो रहा है। ये 3-4 आप इस तरह करके बना लेंगे, ठीक है, ये इतना वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है,
फिर आप नेक्स्ट में उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक या केमिकल्स वाला कौन सा है, फिर कम वाला कौन सा है, किसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं सिर्फ, ठीक है, ये आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में अपने रिमार्क्स देंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर कि मैं इस वेस्ट वाटर को कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मैं इस वेस्ट वाटर को रिड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये एक एक्टिविटी करनी है आपने। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट ये होगा कि आपने अपने घर में एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? किचन है आपका जहाँ पे कुकिंग हो रही है, ठीक है, गीजर होता है विंटर सीजन के अंदर, ठीक है, अगर वो गैस पे चल रहा है। और क्या हो सकता है आपके पास एयर पोल्यूशन का? स्मोकिंग कर रहा है, मोहम्मद उमर है या कोई और है, वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन का ये सोर्स हो गया। और क्या हो गया? और आपके घर में जो है बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं। बिल्कुल नहीं करते सर। गीजर अच्छा से कैसे ठीक होगी सर? ठीक। गीजर से कैसे होगी सर? गीजर से कैसे होगी? गीजर में भी तो गैस बंद कर रहे हैं ना। अगर गैस पे चल रहा है, गैस पे चल रहा है तो वो कंबस्टन कर रहे हैं आप, उसके नीचे बर्नर है, तो वो बर्नर है, वो ऊपर से उसके वो जो है धुआं निकल ही रहा होगा कुछ ना कुछ। तो वो जो वेस्ट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये आप, ठीक है, तो आपके पास गैस हीटर है घर में, ठीक है, और गाड़ी है, बाइक है, कितनी है उस हिसाब से। तो आपने ये चीजें ना, एयर पोल्यूशन की कितने सोर्सेज हैं और उनकी प्रायोरिटी आपने यूं लिखनी है कि जी कौन सा जो है सवेयर है, कौन सा माइल्ड है, कौन सा जो है वो बहुत ही कम लेवल का है। फिर लास्ट में आपने रिमार्क्स देने हैं कि मैं अपने लाइफस्टाइल को, अपने घर में ऐसी कौन सी तब्दीली लेके आऊं कि मेरी वेस्ट वाटर पोल्यूशन कम हो जाए और एयर पोल्यूशन कम हो जाए, ठीक है। तो वो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के, एक आपको फॉर्मेट बना के दे दूंगा। 2 क्वेश्चंस होंगे आपके वाटर रिसोर्सेज से और पोल्यूशन से रेलेवेंट, और तीसरा ये होगा। तो मंडे को आपके पास एक वर्ड की फाइल होपफुली जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आपके पास टाइम होगा 8 to 10 डेज का होगा, वो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। अच्छा सर, वो क्लियर हो आपने गया देनी इस मामले सर है? हाँ जी सर, वो आपने हमें स्लाइड बतानी थी कि जिसके अंदर से मैं आपको ऐसे वाइवा पूछूंगा, वो टॉपिक्स बताने थे आपने। तो सर वो कब तक वाइवे तक पहुंचे तो सही, वाइवे तक पहुंचे तो सही। देखो आप असाइनमेंट सही तरीके से करो। देखो वाइवा आपका, हनान आपका मसला नहीं है, मैं बताऊं, वाइवा आपका आसान हो जाएगा। आप हो गए, फरीहा हो गई, मुबशर हो गया, आप लोगों के वाइवे इजी हो जाएंगे। आपने तो सारे सेशन अटेंड किए हैं। वाइवे के टोटल मार्क्स जो है ना मेरे ख्याल में 20 to 30 हैं, ठीक है। और यस सर, ये 20 ज्यादा जो मार्क्स है है। आपका 20 मार्क्स है, और असाइनमेंट्स का ज्यादा है फोकस। अब असाइनमेंट क्लास में बच्चों ने, कईयों ने सबमिट नहीं करवाई हुई, तो उनका नुकसान है, वो ना करवाएं। मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं है, लेकिन वो नहीं करवाएंगे तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अब ये असाइनमेंट आपकी हैवी वाली असाइनमेंट होने वाली है, ये वाली। तो ये ऑलमोस्ट आपकी 40 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, 30-40 मार्क्स की। तो इसको जरा सही तरीके से कीजिएगा, इसके बारे में मैं गाइडलाइन भी दे दूंगा आपको पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस दफा मुझे ऐसा ना हो कि असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। मैंने पिछली वाली की डेडलाइन 2-3 दफा बढ़ाई है, लेकिन फिर भी सबमिट नहीं करवाई लोगों ने। अब ये देख लें, बीबीए है, बीबीए है, 75 में से सिर्फ 55 ने करवाई है। अब जिन्होंने नहीं करवाई हुई ना 20 ने, मैं उनको मौका नहीं दूंगा, लेकिन उनका मैं वाइवे में फिर सही उनसे जो है क्वेश्चनिंग करूंगा, और इसके तो मार्क्स लगेंगे नहीं अब उनके, ठीक है। दूसरा इसी तरह है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चेक कर रहा था आज, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं करवाई हुई। इसमें देख लें 48 में से 41, ये सेक्शन सबसे अच्छा है, ये 2B वाला। इसने जो है काफी हद तक सुन लिया था। एक्सटेंडेड डेडलाइन के बाद भी इन्होंने कुछ जो है काम कर लिया फिर भी। लेकिन ये जो ए है, इसने तो बिल्कुल ही नहीं करवाई। इसके 50% स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट जिन्होंने जो है अभी तक जो है सबमिट नहीं करवाई। एलएलबी का सेक्शन ए, इनकी असाइनमेंट्स की जो सबमिशन है वो सबसे कम है, 46 में से 26 है सर। सर जी, सर मैं ए में हाँ हूँ जी, सर। हाँ जी। तो सर आप ये ना सर आप ए वालों को खींच के रखें, और सर फिर मैंने तो कराई हुई है ना। नहीं, सर आपने करवाई है तो आप परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने करवाई हुई है ठीक है,
उसको कोई मसला नहीं। ये इस वीकेंड पे ना मैं चेक करके यहीं पे अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि सर माशाल्लाह जैसे टोपी वाले बड़ी मेहनत करते सर हैं। नंबर नहीं बताया आपने सर असाइनमेंट्स के ना। नंबर यहीं पे आ जाएंगे, ये जो ग्रेड आता है ना, मैं इसके ठीक हो अंदर ही गया, आपके नंबर चेक करके ना यहीं पे इसमें अपलोड कर दूंगा। सही हो ये गया सर। तकरीबन 10 मार्क्स की थी, तो मैं इसको चेंज करके यहीं पे इसके मार्क्स जो है ना अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता हाथ लग सर जाएगा जरा इसमें। सर हाथ हल्का ठीक रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, फिर आप लोगों ने ओके अटेंडेंस सर। मार्क कर दिया? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर मैं ये हाँ हाँ, फ्री आपका कोई इससे मैंने क्वेश्चन है ये आपका? पूछना था कि जैसे कि आज का लेक्चर है मुझे ठीक से समझ नहीं है, तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो हमारा ऑफिशियल गर्ल्स ग्रुप है उसमें पूछ लूँ, आप आंसर कर देंगे? हाँ, मैं कर दूंगा। और ये जो अभी जो सेशन हुआ है इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं ये ना यूट्यूब पे डाल देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने कोई चीज मिस की है तो शुरू जी से जी सर। रिकॉर्ड कर रहा था मैं इसे, तो ये भी आपका जो है ना यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, तो आप लोग इसे यहाँ देख सर वो सकते जो हैं आपने सेशन। पहले वाला दिया हुआ है ना, अपलोड किया हुआ है सर, वो ठीक है सर, अगर वही देख लेंगे ना तो समझ आ जाएगा। वो हाँ, और वो भी सर ठीक है काइंडली वो। आप खुद जरा टाइम पे हमें लिंक भेज दिया करें। ठीक है, मैं ओके लिंक सर, भेज दूंगा थैंक यू नेक्स्ट सो टाइम। मच। ओके सर, थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। क्यों मिलते हैं भाई आज? ये हो वीडियो